अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पसे आईना में मैं हूं आपका मेज़बान गुलशन शेख। नाजरीन, 15 जून को सिंध का बजट आने वाला है और उससे पहले सिंध की शिकायत है वफाक की तरफ कि वो सिंध को पानी हो या फिनांस हो या और चीज़ें वो हिस्सा नहीं दे रहा है। आज इन मामलात पे हम बात करेंगे, बहरा टाउन वाक़े पे भी बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं निसार अहमद खोड़ो साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वफा कहता है कि सिंध, खासकर सिंध हुकूमत सिर्फ इल्ज़ाम तराशी कर रही है, लेकिन हम उनको पानी का मामला हो, फिनांस का मामला हो या और चीज़ें हो, हम उनको पूरा हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन आपने गुज़श्ता दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो तरक्याती डेवलपमेंट है उसमें भी हमें वफाक ने नज़रअंदाज किया है। देखिए, बात सुने, ये तरक्याती मद में जो वफाक ने अपनी बजट बढ़ाई है, पिछले साल 700 अरब रुपए थी, इस साल उन्होंने 900 अरब रुपए की है। ठीक है, और 900 अरब रुपए में वफाक मुख्तलिफ स्कीमें देता है। फाइनेंस डिवीजन देती है, हाउसिंग देती है, कम्युनिकेशन देती है, जो कुछ भी देता है। हम स्कीमें बना के भेजते हैं, वहां वो अप्रूवल होती हैं और उसकी एलोकेशन रखी जाती है और वो सिंध का हिस्सा बन जाता है। मैं लंबी चौड़ी बातें मुनासिब नहीं है कि मैं बैठ के कहूं, क्योंकि चीफ साहब ये तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आदाद शुमार भी हमारे पास मौजूद है। मैं चंद मिसालें आपको दे देता हूं। हमने 17 स्कीमें वहां भेजी कि कम से कम इनको इंक्लूड कर दिया जाए। अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी है तो बन जाएगी, अगर दूसरे लवाजमात पूरे हुए हैं तो अलोकेशन रह जाए। 17 स्कीमों में एक भी स्कीम उन्होंने मंजूरी के लिए नहीं रखी। 17। दो चीजें बताता हूं। हमने कहा एलबीओडी जो सिंध की टेल एंड को बहुत तकलीफ देता है, ये 1980-85 में बनी थी, वापडा ने बनाई थी और इसकी हालत बुरी हो चुकी है। पानी नहीं निकालती, उसकी रीमॉडलिंग की जरूरत है। उसकी रीमॉडलिंग की जरूरत है। एलबीओडी आपको भी पता है, उल्टा समंदर का पानी आता है, हमारा पानी निकलता नहीं है, पानी की कैपेसिटी कम है। ये एक अच्छी खासी स्कीम थी जो सिंध की इस तकलीफ को दूर कर सकती थी। उन्होंने उसको खातिर में ही नहीं लाया, खातिर में ही नहीं लाया। जामशोरो सेवन रोड है, उन्होंने कहा जी हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक सिंध अपना हिस्सा 50% हमें एडवांस में नहीं देता। हमने 7 अरब रुपए सिंध से निकाल के उनको दिए। होशियार क्या किया कि जामशोरो सेवन के साथ बना दिया, उसके साथ नथी कर दिया रतोदेरो शिकारपुर और एक और रोड, यानी उनको बढ़ा दिया। हो सकता है 14 अरब रुपए से थोड़ी सी बढ़ भी गई हो। हमने अभी ताजा जो एपीसीसी की मीटिंग थी, इस स्कीम पे पहले रखा हुआ था 6 अरब रुपए। इस साल की एलोकेशन के 6 अरब रुपए देंगे तो रोड ऑफ बढ़ जाएगा, और 3 रोड, एक नहीं। जब एनईसी में गए तो हमने कागजात जब देखे तो 6 अरब रुपए से घटा के 4 अरब रुपए किया गया। स्कीमें तीनों, रोडों 3, 6 पहले रखे। हमारी आहो बुकार करने के बाद असर ये हुआ कि 2 अरब रुपए काट दिए।
एक दूसरा होता है फाइनेंस डिवीजन, वो सूबों को स्कीम्स पर पैसे देता है। स्कीमें बनाता सूबा है, पैसा वहां से आता है, वफाक का शेयर। ऐसी कोई 10 स्कीमें पिछले साल चल रही थी, हमें बताए बगैर, हमें पूछे बगैर उसमें से 5 स्कीमें एडीपी से निकाल दी, पीएचडीपी से निकाल दी। चलती हुई स्कीमें निकाल दी, अबंडन कर दी, निकाल दी। पिछले साल हमें कोई 10 अरब रुपए के करीब उन्होंने देने थे, उसको घटा के 5 अरब कर दिया। अब इस मद में अगर मैं आपको कहूं तो ये मुसलसल रुझान है कम करते जाना। 17-18 में हमें मिलते थे 27 अरब रुपए, फिर कम हुए और इस दफा मिले हैं 5 अरब रुपए। ये मोटी मिसालें बता रहा हूं, मोटी मिसालें। हमारे पास नई स्कीम कोई नहीं है। सक्कर हैदराबाद हाईवे, मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। 3 साल पहले अप्रूव हुआ, उसकी 600 अरब रुपए शायद उसकी एस्टीमेट, लेट शुरू करने की वजह से अब उसकी रिवाइज हुई, वो 900 अरब रुपए तक पहुंच गया। उसमें वफाकी हुकूमत अपना कुशन रखती है, कुछ पैसे रखती है कि जी अगर कोई कमी पेशी हो जाए तो उसको पूरा कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन काम शुरू ही नहीं हुआ और वो भी दे दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अपने रेट्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अपनी टाइम लाइन होती है। वो शुरू ही नहीं हुआ और उसको कह रहे हैं कि हमने जी मोटरवे पे पैसे दिए। ये ढकोसला है, ये धोखेबाजी है। सिंध कहता है कि हम 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और देते हैं वफाक को, जिस पर वफाक फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो करता है। तो मेरा मोटा सवाल तो ये है कि जब आइन कहता है कि मुतवाजन डेवलपमेंट होनी चाहिए, हां हमसे पंजाब बड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि हम 10% हैं और वो 90% है। हम 25% तो है ना, अगर वो 54 है तो हम फिर 25 तो हैं। मैं तो सिर्फ मोटा सवाल, एक लेमैन के लिहाज से सवाल करता हूं, इन 200 अरब रुपए में हमें कितना दिया? 0। एक दो फिगर्स ऐसी हैं कि कहीं एक सूबे में उन्होंने 40 अरब रुपए तक अलोकेशन रख दी, केपीके में शायद किसी में 66 अरब रुपए रख दी, बलूचिस्तान में 25 अरब रख दी, सिंध में 1.5 अरब रुपए। ये मोटी मोटी मिसालें मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। दूसरी बताऊं आपको, 17 स्कीमों में केबी फीडर कोई पैसा नहीं, मंजूरी नहीं हुई। केबी फीडर किसको होता है? कराची को पानी देता है, ठीक है, मंजूरी नहीं, खातरी नहीं, कंसल्टेशन होनी चाहिए। एकनिक एक मुतवातर एक इदारा है जो हर रेगुलर मीटिंग करता रहता है, लेकिन एनईसी जो फाइनल फोरम है उसकी लिखा हुआ है कि जी 2 दफा कम से कम साल में मीटिंग होनी चाहिए, कि एक दफा अगर कहीं कमी पेशी रह जाए तो उसको सुधार के हम और बेहतर कर सकें। वो होती नहीं है। आखिर में जो एपीसीसी बना के डॉक्यूमेंट देता है उसी को मनोवन यस करके और बजट के अप्रूवल दे देते हैं कि जी बजट बन गया और इसको पेश किया जाएगा। इसी बुनियाद पर हम एतराज कर रहे हैं। वफाक जैसे आप बातें कर रहे हैं या हम भी देख रहे हैं कि पानी हो, दूसरे मामलात हो या एनएफसी हो, वफाक सिंध को अपना हिस्सा समझता ही नहीं है। ये क्या माइंडसेट है? कहां ये लेके जा रहा है ये माइंडसेट? देखो बात सुनो, ये है नैरो माइंडेडनेस। वैसे तुम कहलाते हो वजीर आजम पाकिस्तान के और फिर तुम कहते हो सिंध हमारा नहीं है। किसका है? पाकिस्तान को तो है। तो वजीर आजम के मुंह से यह बात अगर निकलती है कि सिंध हमारा नहीं है, इसका मतलब क्या है?
ये है वो बात जो जहन बताती है, नैरो माइंडेडनेस बताती है। हम 88 में कराची से जीते नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, उन्होंने कहा 220 अरब रुपए की स्कीमें दे रही हूं, आईपीपीज और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर। भले मैं कराची से जीती हुई न हूं, लेकिन मैं इसको अपना शहर समझती हूं और मैं दे रही हूं। ये होती है कंपैरिजन बिटवीन द टू, कि एक ने नैरो माइंडेड दिखा के और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दी लॉपसाइडेड, एक है कि नहीं मकसद था, चलो बेनी साहबा का मकसद था कि भाई मैं अपनी ज़रफ़ दिखाऊं, मैं अपना ज़रफ़ दिखाऊं और मैं इस कराची को बेहतर शहर करने की शुरुआत करूं। और वो शुरुआत हुई। कराची 1988 में ऐसा नहीं था जैसे आज है, और उसको पूरा करते करते सालों लगे होंगे, लेकिन विजन तो था ना। ये विजन उनके पास नहीं है। अच्छा सर, खुद वफाकी हुकूमत कह रही है कि हमने सिंध में तरक्याती डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक बनाया है सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसकी ये मुखालफत कर रहे हैं। हम जी, सिंध वाले मुखालफत कर रहे हैं और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया गया है और उसके खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान किया है। ठीक, क्या सिंध में वफाकी ऐसी डिपार्टमेंट कोई है जो काम करती है? पता है कि आपने 14 जिले, उन पर स्कीमों के लिए उन्होंने लिखा है कि जी हम ये 14 जिलों में ये स्कीमें बनाएंगे। स्कीमें किस चीज की है? पेवर ब्लॉक लगाना, नाली ठीक करना, यूसी सतह की जो हम लोकल बॉडी के लिहाज से काम कर सकते हैं, वो वफाक ने अपने जिम्मा लेने की कोशिश की है। हमने शुरू दिन से कहा कि भाई ये क्या बात हुई है, सारे पाकिस्तान में फिर ऐसा क्यों नहीं है, सिंध में सिर्फ क्यों है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे सूबों में क्यों नहीं है? अब हमारी कोई रकम इतनी बढ़ाई नहीं, लेकिन दूसरे सूबों में भी उन्होंने 8 अरब रख दिए, दूसरे सूबों में भी उन्हें किया। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वैसे तो हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, कि मुझे पता है कि स्कूल कहां चाहिए, मुझे पता है कि गली कहां बननी चाहिए, मुझे पता है कि जी नलका कहां लगना चाहिए। आप कौन से ऑफिसरों से काम करवाओगे, कौन से अफसरों से काम करवाओगे? यहां तो भाई रोड बनाने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग बनाने के लिए डिपार्टमेंट है, ये नालियां बनाने के लिए डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ है। ये सारी चीजें अगर यहां डिपार्टमेंट्स हैं तो काम किससे करवाओगे? आपने कह दिया। साहब इस पे बात करते हैं, चलते हैं एक छोटी ब्रेक के तरफ, फिर वापस आते हैं, इस पे ही बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक छोटी ब्रेक का, हम वापस आते हैं, इसी सिलसिले में बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में। निसार साहब, अगर हम बात करते हैं पानी की, तो 91 अकार्ड, हिस्ट्री भी बताती है, इल्ज़ाम भी है कि 91 अकार्ड की पहले खिलाफ वर्जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी, लिगारी जब सदर था। हिस्टोरिकल बेसिस पे पानी की तकसीम की गई थी, और आज आप मुतालबा कर रहे हो, आज आप सारे डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज करके आए हो कि 91 अकार्ड पे अमल किया जाए। जो वाटर रिकॉर्ड हुआ था, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि सिंध ने बहुत शोर मचाया था। हम सेमिनारों में, असेंबलियों में, सेमिनारों में, हुकूमत के सामने, हुकूमत के पीछे, अवाम के बीच में वाटर अपोर्चमेंट अकॉर्ड को हमने उसकी धज्जियां बखेरी थी। ठीक है, 2-4 ऐसे क्लॉजेस हैं जिस पर हमें एतराज था। एक एतराज था कि सूबे लिखा हुआ है इस पानी में, एक तरफ से तो इंटरनेशनल उसूल क्या है कि पहले टेल को इंश्योर करो कि पानी मिले, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है। दूसरी तरफ से लिख दिया गया कि जी अब सूबे अपने अपने पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मेरे से ऊपर जो सूबा है
उसको जो मिलता हुआ पानी है वो डाइवर्ट करे तो कर दे, ज्यादा उठा ले तो उठा ले, ये सब कुछ करे। कोई रिजर्वायर बनाए तो बना ले। जिस पर ये चली थी बात की थी कालाबाग डैम, जिस पर यह बात चली थी कि कालाबाग डैम बने, जिस पर हमने दिखा दिया कि जी कालाबाग डैम नहीं बन सकता क्योंकि उसकी कुछ ऐसे इंटरेस्ट थे, जैसे 2 किनाले निकालना, ये था ना जी। इसी पर एतराज था ना। दूसरा हमारा एतराज था कि कोटड़ी से नीचे पानी गारंटी नहीं थी। कोटड़ी से नीचे पानी हम इसलिए मांगते हैं कि समंदर को रोक सकें, समंदर वापस ना आए, हमारी जमीनों को खराब न करे, हमारे गांव ना उजाड़े, हमारे घर ना उजाड़े। पानी जाएगा और तमर के जो होते हैं प्लांट्स, वो अगर लगेंगे तो एक दीवार बनती है समंदर के पानी को रोकने के लिए, और वो पानी जाएगा तो ये सारा कुछ कल्टीवेशन हो सकती है, जिसके लिए हमने बड़ी कोशिशें की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए, हमने लाखों पौधे लगाए, ये किया वो क्या, क्यों किया था, ये कि थोड़ा रोकें पानी को, और पानी जाए, दरिया का पानी समंदर में जाए कि समंदर पीछे ना आ सके। ये गारंटी नहीं है उस अकॉर्ड में। इस पर हमारा झगड़ा चलता रहा। आखिरकार हमने थक हार कर ये कहा कि अकॉर्ड तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला को हम मान लेते हैं कि चले तो सही सिलसिला, चले तो सही सिलसिला, और 10 डेली बेसिस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, और लॉसेस में, शॉर्टेजेस में इक्वल शेयर करें, लॉसेस शॉर्टेजेस शेयर करें। ये चला था 91 में। हो सकता है आपकी बात हो कि जी हिस्टोरिकल देखो ना, हिस्टोरिकल तो फिर सिंध का भी हिस्टोरिकल है। अगर बात आपसे करते हैं कि जी हिस्टोरिकल इनटेक्स कितनी होती थी, ताजा थे कि सराय की पट्टी में जो है लेगारी साहब की जमीनों को पानी देना था, वो इसी अपनी वजह जगह से। देखो, बात सुनो, वो अपनी जगह पे हिस्टोरिकल यूजेस तो सिंध के भी थे। सिंध क्या पाकिस्तान में नहीं था क्या? सिंध में जमीन नहीं थी क्या? कि 91 के बाद सिंध जागा। अगर आप जाएंगे, 100 साल की जदोजहद है, 100 साल की जदोजहद है। पानी का पता नहीं, वाटर कमीशन बनी, पता नहीं क्या क्या कुछ बना, पता नहीं क्या क्या ऐसा। हिस्टोरिकल यूजेस जी अगर बात है तो फिर हमारा तो इस शेयर से कहीं ज्यादा 1980 में हमने पानी यूज किया। ये एक मिनिस्ट्रियल कमेटी थी जो बैठी थी, उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन फिर तुम ठीक है ना, तो खत्म कर दो, ये वाटर रिकॉर्ड खत्म कर दो ना। अगर हिस्टोरिकल यूजेस की बात आज कर रहे हो बैठ के कि फला टाइम में हुआ था, तो आज क्यों नहीं? अगर तुम आज करना चाहते हो तो वाटर रिकॉर्ड को खत्म करके दिखाओ ना। अभी क्यों वाटर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है? इरसा क्यों है? फिर खत्म करो इरसा को भी, खत्म करो इरसा को भी, खत्म करो रिकॉर्ड को भी, फिर आगे चलो, फिर देख लेते हैं क्या होता है। निसार साहब, ताज़ा एक वाक़या हुआ है बहरिया टाउन का। कॉम्प्रेस धरना देके बैठे हुए थे और कह रहे थे कि जो कदीमी गोट है उनको बिल्डोज न किया जाए, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं किया जाए। तो वहाँ कुछ शरपसंदों ने जो है वो किया। उसके बाद सिंध कह रहा है, सिंध का अवाम कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम के साथ खड़ा रहना चाहिए था, न कि दूसरे तरफ जो है वो बहरिया टाउन की तरफ। माफ कीजिएगा, हम पाकिस्तान क्या सिंध के अवाम के साथ हैं खड़े हुए। हमने कभी सिंध के अवाम को लावारिस नहीं किया। यहां कराची शहर है और यहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। कराची से लेके हैदराबाद तक सैकड़ों हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं, सैकड़ों। वहां बहरिया भी है, वहां डीएचए सिटी भी है, वहां अल्फजाइया भी है, वहां दूसरी भी है, कमोडोर भी है, पता नहीं क्या क्या नाम है, पता नहीं क्या क्या नाम है। रहने को तो शहर ने बढ़ना है, बिजनेस करने वाले को रोकना पॉजिटिव चीज नहीं है। कोई अगर बिजनेस करता है और हक बजानिब करता है, हकदारी के लिहाज से करता है, कानूनी करता है, तो फिर उसको मैं नहीं रोकूंगा।
अगर बहरिया टाउन ने कब्जा करने की कोशिश की है तो एक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कल का मुजाहरा जो था उस जमीन पर होता तो मैं समझता हूं दिखाई देता कि ये जी यहां कब्जा हुआ है। ये इन्होंने अपना एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनाई, रोड पर बैठकर या कहीं भी बनाकर उसको भी पीसफुल नहीं रख सके, पीसफुल नहीं रख सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो वाकया हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं बाहर बैठा हूं, मैंने ये देखा कि किसी ने जंगला तोड़ा, जंगले तोड़ने के बाद आग दिखाई दी, मीडिया कवरेज एक एक सेकंड की पता नहीं होती है कि नहीं होती। लेकिन मुझे ये लगा कि जब हमने बंदोबस्त भी करके दिया था कि जी शामियाना भी देंगे आपको, आपको बैठने की जगह भी बता रहे हैं, आपको कॉर्डन ऑफ भी कर रहे हैं, आपके लिए पानी का भी बंदोबस्त किया है, ये सब कुछ अगर था और अंडरस्टैंडिंग के साथ था, इंतजामिया के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ था कि आए भले आप 5,000 का मजमा लगाएं, 10,000 का मजमा लगाएं, लेकिन सुपर हाईवे बंद ना करें, लेकिन अंदर ना घुसें, ये सारी चीजें अगर हुई थी तो फिर जंगला तोड़ने की क्या बात थी? जंगले तोड़े तो फिर वायलेशन भी होती है, वायलेशन हुई, हमने देखा आग जलती हुई। ये मैं समझता हूं कि जहां उन्होंने मजमा दिखा दिया हमें कि उनकी ताकत है, वहां ये करके अपनी चीज की नफी भी कर दी। बिजनेस से के मैं नहीं समझता कि किसी को रोकना चाहिए। हैदराबाद में क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बन रही? बन रही है, लेकिन अगर वो उनकी जमीन खरीदी हुई है तो क्यों कोई रोके? लेकिन निसार साहब, बिजनेस जो है, जो बिजनेस है, किसी के गांव पे को बिल्डोज करके, किसी के कदीम तारीखी चीजों को बिल्डोज करके अगर वहां डेवलपमेंट की जाए या बिजनेस की जाए तो ये, अगर वो गांव अपनी जमीन बेचता है आपको तो क्या कहूंगा मैं? तो आप वही गांव वाले एहतजाज क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड, ये हुआ है कि लोगों ने जमीनें बेची हैं, कब्जा हुआ है तो जरूर कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब, कई ऐसे गांव हैं यहां जहां आबादी थी, उन्होंने अपनी जमीनें दूसरों को बेच दी। जो भी हालात थे, जरूरत थी नहीं थी अपनी जगह पे, लेकिन बेची हैं। यहां जो 16,000 एकड़ थे उसमें कुछ एरिया तो खरीदी हुई थी, कुछ एरिया में कब्जा है, होगा, उस पर उसको फाइन लगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया कि इसको बुलडोज कर दो, उन्होंने फाइन लगा दिया, पता नहीं खरबों रुपए, ठीक है। और अगर फाइन लगाया है तो उनको सजा मिली, ठीक है जी। कोई दूसरे पर कब्जा कर रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं, हमने एफआईआर तक भी शायद काटी थी। अच्छा सर, बात आई मेरी बात सुन लीजिए। इसी से में एक सवाल रिलेटेड है कि अब 15-16 एफआईआर कट गई है। मैं इससे पहले की बात कर रहा हूं, इससे पहले की बात कर रहा हूं जब ये इशू हुआ, शिकायत हुई। लेकिन जहां तक कि गांव के लोग हैं ना, गांव के लोग, मुझे नहीं मालूम कि कितने गांव के लोग, कितने वो जमीन के मालिक कोर्ट तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। क्योंकि अगर कोर्ट तक पहुंच सकते हैं तो कोर्ट ने तो पहले फाइन लगा के साबित कर दिया कि कोर्ट किसी से नहीं डरती। अगर यही सारे लोग फिर कोर्ट की तरफ रुजू करते तो कम से कम रिकॉर्ड पे तो आता ना कि कितने लोगों की जमीन है जिस पे कब्जा हुआ है। मुझे नहीं मालूम, आपको भी शायद नहीं मालूम होगा। ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली बात थी कि कोई यहां आके कब्जा कर रहा है, नाम उसका कोई भी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट के हवाले से कोई ऐसी खबर आई कि जी वहां के जो मकीन है वो कोर्ट के दरवाजे केसेस किए हैं सर जी, मुझे, आपको पता है, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है आपको पता है कि कितनी जमीन है जिस पे कब्जा है और कितनी जमीन है जो बेची गई है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जी जमीन के पैसे दिए गए, पता नहीं, ये एग्रीमेंट है आपके और मेरे बीच में। अगर मैं बेचता हूं जमीन, आप खरीदते हैं जमीन, चाहे मैं मजबूरी में बेचता हूं, जरूरत में बेच, वो जो 16,000 एकड़ है उसी में से जो है ना? नहीं सर, नहीं, 16,000 तो सेटल्ड है ना, 16,000 एकड़ तो सेटल्ड है।
उसमें से उसी नाम पे आगे बढ़ी। नहीं मेरे सही नहीं, 16,000 एकड़ में जो इनको दिया गया उसमें कुछ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने काट दी। एक स्कीम थी जिसको कहते हैं शायद पैराडाइज स्कीम, पैराडाइज वाली जो एरिया थी वो सुप्रीम कोर्ट ने काट दी और वो खत्म हो चुकी, बेरिया में अभी नहीं है शायद। इससे अलावा 16,000 से बाहर अगर निकले हैं, 16,000 से सर मैं बताऊं आपको कि अभी बाहर निकले हैं और उसको ग्रीन बैरिया का नाम दिया जा रहा है। मेरे साईं, ग्रीन बैरिया हो जो भी नाम दिया गया, उसकी एरिया कितनी है और उसके कितने प्लॉट खरीदे गए हैं और कितने पे कब्जा है, बात खुल के आ जाएगी। अच्छा सर, मैं कह रहा था कि जो एफआईआर इकट्ठी है, आप उस पुलिस को आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन दी है, जिस पुलिस को ये पता नहीं है कि इस धरने में कौन कौन शरीक थे। जो लोग शरीक ही नहीं थे, अयाज लतीफ अली जो है, कुलसन कलमती है, दूसरे लोग हैं बहुत सारे जो इस धरने में शरीक ही नहीं थे, उन पे एफआईआर कटी गई है। तो अब इस पे कैसे एतमाद किया जा सकता है इस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे? ठीक है, ठीक है आपकी बात को, अगर कोई वहां था ही नहीं और उसका नाम किसी एफआईआर में आया है तो एफआईआर को झूठी तस्वर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर झूठी है तो उसको निकाल देना चाहिए, पुलिस पर एतमाद भी थोड़ा सा टूटेगा, ठीक है। बड़ी जुडिशरी भी है, जुडिशरी भी तो है ना। मैं जब कहता हूं कि अलॉटीज की शिकायत जुडिशरी तक आती तो वो ज्यादा बेहतर होता। इस हंगामे में बात गड़बड़ हो गई, एक तरफ से हंगामा हुआ, दूसरी तरफ से आग लगाई गई। इसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। कुछ लोग कहेंगे जी ये इन्होंने बदअमनी फैला के और इन्वेस्टर्स को रोक दिया, इन्वेस्टर को डरा दिया। कराची में कहते हैं जी कराची की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और अगर मैं कहूं कि सिंध की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो। कल परसों सुनो सर जी, मैं अर्ज करूं, कल परसों फुल पेज एडवर्टाइजमेंट थी, डीएचए सिटी में लगून रेजिडेंसी और नीचे लिखा हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि नई एनवायरनमेंट, नई बिल्डिंगें, नया लुक, नया ये नया वो, इस तरह से। बाकी आपने क्या कहा अभी? मैंने कहा कि कुछ जमायतें जो है वो लिसानी रंग देना चाह रही हैं और वहां जाके जो कम्युनिटी रह रही है उसको उकसा रही है। देखिए सर, लिसानी रंग देने की क्यों जरूरत है? यहां जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही हैं कराची में, वहां भी मिक्स पॉपुलेशन आबाद है। अगर बहरिया टाउन की बात करो तो उसमें भी मिक्स पॉपुलेशन है। ये नहीं है कि भाई वहां सिंधी स्पीकिंग कोई नहीं है, पता नहीं कितने सारे हैं, पता नहीं कितने सारे सिंधी रहते हैं। हो सकता है उनकी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन रंग तो दूसरा दिया जा रहा है। देखिए सही, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, रंग देने वाले कहेंगे जी किसी ने हमला कर दिया हम पर, यही ना, यही रंग दे रहे हो ना आप नहीं दे रहे हो, कोई दे रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मुजाहरा जो भी होना चाहिए वो पुरअमन होना चाहिए। हम पानी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं ना, कहीं 5,000 होंगे, कहीं 2,000। मैं एक बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, काटो नहीं। कहीं 500, एक मिनट ले ले तो उसके बाद नहीं, इसके बाद ब्रेक ले लो ना। नहीं, वो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है। नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में वक्त हुआ है एक छोटी ब्रेक का, वापस आते हैं इसी मौजू पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में। हाँ निसार साहब बात करें। हाँ देखिए, मुजाहरा हमेशा पुरअमन ज्यादा असर करता है। कालाबाग डैम का आपने देखा था, एक रेडी वाले ने भी शिकायत नहीं कि उसका किसी ने कोई संतरा उठाया या केला उठाया। लोग थे और लोगों ने अपना आपको महसूस करवाया। आज भी अगर पानी पर मुजाहरे चल रहे हैं, कहीं 5,000 होंगे, कहीं 2,000 होंगे, कहीं 1,000 होगा, कहीं कुछ भी होगा, ये पुरअमन मुजाहरे ज्यादा असर करते हैं। वहां पत्थर उठा के किसी इमारत पे मारने से बात गड़बड़ हो जाती है। सर ये कैसे? देखें, जो बहरा टाउन पे हुआ
इसको हम क्या कहते हैं, शरंगेजी, शरपसंदी और ये सारी मुझे नहीं चीजें। मालूम, कहने वाले कह रहे ठीक होंगे है ना। शायद। जब मोहतरमा शहीद हुई थी उसी दौरान जो सारी यहाँ से लेके पूरा कश्मीर और ये सारा जल रहा था, उसको हम रद्द अमल बोलते हैं। देखो बात सुनो जनाब, कम से कम ये तो ना करो कि बेनजीर भुट्टो साहब के गम को, दुख को बहरिया टाउन से तो ना मिलाओ नहीं, यार। लेकिन वो भी तो वैसे पुरअमन ऐसे ना होना मिलाओ, चाहिए था ना ऐसे सर। ना मिलाओ, पुरअमन होना ऐसे चाहिए था ना ऐसे सर। नहीं मिलाओ। जैसे ही मोहतरमा की खबर लगी थी, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया था। और ये एक खास जगह पे नहीं हुआ था, सारी सिंध में हुआ था। ये था वो, हो सकता है गुस्से का इजहार कि हमसे हमारी उम्मीद छीनी गई। कुछ दे तो नहीं रही थी ना, कोई बैरिया टाउन नहीं था उसका जहां वो प्लॉट दे रही थी या नहीं। ये थी सोच छीनी जा रही थी। मेरा 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 जिस्म खाली किया जा रहा था उस सोच से। मैं ये इस चीज को मुनासिब नहीं समझता कि जी बेनजीर साहबा का कंपैरिजन किया जाए बहरिया टाउन से। मैं इसकी माफी चाहता हूं। नहीं, यहाँ भी तो सर गुस्सा और वो था ना, उस पे जो सिंध सर की मैं जमीन मैं पे फिर से कब्जा वही कर कह रहा रहा था हूं, वो। मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगर ये अलॉटीज अपना शोर मचा के और कोर्ट से रुजू करते, फिर होना तो चाहिए था कोर्ट के बाहर। अगर अलॉटीज शिकायत करके और कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट ने खामोशी धार ली है, तो ये मुजाहरा तो फिर कोर्ट के सामने होना चाहिए था। अच्छा सर, हम चलते हैं जो 15 को बजट आ रही है ना, क्या सिंध को क्या दे रहे हैं बजट में? देखें, सूबों की बजट बनती है वफाक की हिदायत पर, और वफाक देता है एस्टीमेट्स, अंदाजा कि कल को इतने पैसे आपको मिलेंगे, आप इतना बजट बना सकते हैं। लेकिन वो भी कंप्लीट देता तो मैं नहीं है। गुजारिश कर लूं ना सर, अब उस अंदाजे पर, उस एस्टीमेट्स पर सिंध को कहा गया कि जी आप एडीपी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 200 अरब रुपए बढ़ाए हैं। इसी वजह से हमें भी कह दिया गया जी आप बढ़ाएं। अब हमने बढ़ाया। ये होता है एनएफसी अवार्ड से मिली हुई रकम से, एनएफसी अवार्ड की रकम से मिले हुए पैसों से हम एडीबी बनाते हैं। ठीक है जी, जो सिंध का शेयर है, दूसरों का शेयर। हमें कहा गया कि जी आप 220 अरब रुपए तक का बजट बनाएं। पिछले साल हमें कहा गया काटो, हम 250 से नीचे आ गए 150 पर। 150 पर। इस साल कहा है कि 200 और कुछ बनाओ। अब वो अगर ये किया है तो उस पर हमने कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई। टोटल पोर्टफोलियो कितना है सर किस चीज का? बजट का सिंध की? मैं डेवलपमेंट की तो आपको बात बता सकता हूं, बाकी टोटल का तो आपको बजट के बुक्स में और बजट की अनाउंसमेंट में पता चल जाएगा। अच्छा सर, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं सरकारी मुलाजमीन, क्या उस उनकी कोई सैलरी में और देखिए इसमें? बात सुने, मैं बजट के डॉक्यूमेंट्स को पहले डिक्लेयर करने का आदी नहीं हूं। ये बजट की किताब या बजट की अप्रूवल उस दिन होती है जिस दिन बजट पेश किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि जी उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आप तो देख लेना। इस पे सवाल करना शायद मैं समझता हूं बेसूद है, क्योंकि पिछले साल वफाकी हुकूमत ने सैलरीज नहीं बढ़ाई और हमने बढ़ा दी। हम तो इस बात पे खुश होते हैं कि कोई जमाना था हमने 150% तनख्वाह बढ़ाई थी। 150। वो 2008 से 13 के दरमियान कोई एक साल आया था ऐसा जहां हमने 150% तनख्वाहें बढ़ाई थी। तो कल क्या करेंगे अच्छा इस सर, चीज को बात हम। करते हैं एडीपी पे ना। एडीपी दिखावा नहीं हो गया है। हाँ, कितने सालों से एडीपी मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं हो पाती, नहीं हो पाता। और ज्यादातर जो है वो बच जाते हैं पैसे। बहुत सारे डिपार्टमेंट तो एडीपी खर्च भी नहीं कर सकते देखिए हैं। बात सुने, बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन, वर्क्स एंड सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट।
एडीबी ज्यादातर होती भी इन्हीं की है, नहीं होती तो सारी डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन कम होती है उनकी। ठीक, मैं इसलिए तो कहा ना कि बड़ी डिपार्टमेंट ये होती है। इरिगेशन 92% यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। ये वर्क्स एंड सर्विसेज 94%। मैं लोकल गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा होगा यूटिलाइजेशन, लेकिन आपकी बात मान लेता हूं कि हमारी 100% रिलीजेस नहीं हुई। 150 अरब क्या 150 अरब रिलीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जी वफाक ने आखिरी किस्त नहीं भेजी। पैसे कहां से आते हैं? ये लमसम में एक दफा नहीं दे देते, क्वार्टरली रिलीजेस होते हैं। और क्वार्टरली रिलीजेस के लिहाज से वफाक कभी कभी धोखा दे जाता है। टैक्सेस कलेक्ट नहीं हुई, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ, हम दे देंगे। अगर अब पैसे, एक तो पैसे आते नहीं है, दूसरा रिलीजेस का मसला होता है। ये आज से नहीं है, आप और मैं इस सिंध में रहते हैं और ये यूटिलाइजेशन का अक्सर मसला रहा है। उसमें डिपार्टमेंटल कैपेसिटी की बात है, उसमें डर खौफ की बात है, कभी कोई नैब से डर गया तो कभी किससे डर गया। यूटिलाइजेशन कभी कोई थे मुशर्रफ कहता, इस 3 सालों में ब्यूरोक्रेट जो है वो यही इल्जाम लगाती है कि हम डेवलपमेंट इसीलिए नहीं करते यूटिलाइज के, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं कोई स्कीम तो आके नेब खड़ी हो जाती है। ये है शिकायत, आम शिकायत है, आम शिकायत है। मुशर्रफ के जमाने में क्या था, उन्होंने कहा था कि मैं ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल इस तरह से कर रहा हूं कि जी कमिश्नर्स खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, कमिश्नर खत्म करके उन्होंने क्या किया जी, डीसी लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल 6 अफसरान लगा दिए, डीडीओ, ईडीओ, पीडीओ, सीडीओ, पता नहीं क्या क्या लगा दिया। और वो भी काफी अरसे तक कंफ्यूजन में रहे। अभी भी कंफ्यूजन कभी नैब की है, कभी किसकी है, कभी किसकी है। मैं इस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। हाँ, यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दिखाई तब देती है कि आपको जब रिलीजेस मिल रहे हों, जब पैसे मौजूद हों, तो वो आवाम के लिए वो स्कीम पर, तरक्याती स्कीम पर खर्च करो तो अच्छा आगे निसार बात साहब, बढ़ेगी। ये क्या फिनोमेना है कि जब अभी जैसे आखिरी ये मंथ है, इसमें रिलीजेस ज्यादा होती हैं, यानी एक महीने के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है 100% हो जाते हैं। मैं गुजारिश करूं, प्रपोजल आते हैं लेट से, डिपार्टमेंट प्रपोजल भेजती है या अवामी तौर पर प्रपोजल आते हैं, वो आते हैं लेट से। डिपार्टमेंट भेजती हैं पीएनडी को, अपनी अपनी फोरम स्पेस को डिस्कस करके, लेट से। बजट में रिफ्लेक्ट तो हो जाती हैं, लेकिन जुलाई की पहली तारीख से शुरू नहीं होती। जो नई स्कीमें हैं वो जुलाई से फिर उस पर PC1 बनते हैं और फिर ये फोरम्स पे अप्रूवल होता है। फोरम पहला क्वार्टर तो समझो जैसे चला जाता है। पहला क्वार्टर जो सितंबर में खत्म होता है, वो हम सिर्फ ऑन गोइंग पर चल पड़े तो चल पड़े। बाकी न्यू के लिए नई स्कीमें सितंबर तक शुरू ही नहीं होती, जबकि ये सारी नई स्कीमें जून से पहले उसका सब कुछ हो जाना चाहिए। सबकी PDWP होनी चाहिए, सबकी DDWP होनी चाहिए कि जब बजट पास हो तो समझो जुलाई से शुरू हो जाए काम। ये 6 महीने लेट भी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी 6 महीने जब लेट होता है ना, तो फिर रिलीज का चक्कर होता है कि रिलीजेस आखिर में क्यों होते हैं। आखिरी क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल में होता है, ठीक है। अप्रैल में क्वार्टर आया, जून तक उसको दिखाना है कि जी हमने यूज किया। ये इस वजह से कि लेट से शुरू होती है न्यू स्कीमें, इस वजह से ये रिलीजेस के लिए आपके जहन में सवाल आता है। अच्छा निसार साहब, हम जब बजट आता है, बजट की तकरीरें सुनते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं ना। जब बजट आता है और बजट के बाद जब तकरीरें होती हैं तो हम बहुत खुश हैं कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन वो जो तकरीरों में जो हमें सुहाने ख्वाब और ये सारी चीजें दिखाते हैं, वो आम आदमी तक नजर नहीं आती हैं। सर वो जमाना था कि बजट को बड़े शौक से सुना जाता था और उसमें फिर खुशी का कभी कभी इजहार होता है। अब बजट जब आता है तो लोगों की नींद उड़ जाती है कि खुदा न खास्ता पता नहीं कितने टैक्सेस लगेंगे, खुदा न खास्ता जिंदगी और कितनी अजाब बन जाएगी।
ये अब वो जैसे सिंधी अब बजट यानी अब खुशी जैसे का आलम नहीं अब है। जैसे सिंधी में कहते हैं ना, साह मुठ में अची वञे। सामुट। ये ऐसे ही होता है कि बजट अब वो खुशी वाला दिन नहीं है, डर वाला दिन है डर वाला। कि पता नहीं हमारी हालत वैसे ही खराब है, और पता नहीं कितना पेट्रोल महंगा होगा, और पता नहीं बिजली कितनी महंगी हुई, पता नहीं। पहले मिनी बजट आने के लिए बहुत बड़ा धमाका होता था। अब हर 3 महीने के बाद टैक्सेस बढ़ा देते हैं बगैर मिनी और बजट मिनी के। बजट बुरा समझा जाता था अगर बीच में बिल्कुल आती थी तो। कि जी मिनी बजट बनाया, इसका मतलब है कि हुकूमत तैयार नहीं थी, तैयार नहीं थी। बेखबर थी। तो ये है सिलसिले बुरे हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए, हमें सीखना चाहिए। क्यों क्यों बुरे हो रहे हैं? क्यों बुरे हो रहे हैं? देखिए, हम कहते हैं कि फलां हुक्मरान आएगा तो बेहतरी होगी, फलां हुक्मरान आएगा बेहतरी होगी, लेकिन दिन ब दिन खराबियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए बात सुने, मैंने पहले ही कहा कि अगर बड़ा घर का 4 भाइयों में तफरीक करेगा तो फिर बहुत सी चीजें निकल आती हैं। मेरे अंदर ये तासुब अभी बैठ गया हो, मेरे अंदर ये गुस्सा बैठ गया कि मुझे कम क्यों मिला, मैं बेजार हुआ, बेजारी में अदम दिलचस्पी हुई। ये सारी इस तरह से होती है। आप अपने मुल्क को अपना समझो। अच्छा, आम आदमी भी ये समझ रहा है कि ये जो इकदामात हैं सूबों के माबीन और वफाक के माबीन, जो ये फ़र्क किया जा रहा है, ये खुद मुल्क और मुल्क के जो इस्तेहकाम है उसको नुकसान है। तो वो जो बैठे हुए हैं बड़ी कुर्सी पे, उनको पता नहीं है। देखे मेरे भाई, इस मुल्क की डिमांड थी कि हमें सूबाई खुद मुख्तियारी चाहिए, डिमांड थी। पंजाब की भी थी, अगर हम तीनों सूबों की थी तो उसकी भी थी। अब वो सब कुछ हो जाने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कहे कि सूबाई खुद मुख्तियारी के बाद वफाक तो कंगाल हो गया, तो क्या मना बताता है कि सूबे उसको अच्छे नहीं लगते, उसको अपने के लिए पैसे चाहिए, अपने के लिए सब कुछ चाहिए, सूबों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये माइंड है। ठीक है सर आप, तो जब घर का बड़ा इस बर्ताव इस माइंड का हो, इस माइंड का हो तो फिर हिजान तो हो ही जाता है ना। तो जो मॉनिटरिंग करने वाले इदारे हैं वो नहीं देख रहे हैं? कौन मॉनिटरिंग करता है? जो इस हमारी मुल्क मॉनिटरिंग करता है आईएमएफ। और कौन करता है? हमारी मॉनिटरिंग तो तो आईएमएफ हम करता उसी के ही मॉनिटरिंग पे चल रहे हैं। है। यही चल रहा है। उसने कहा था कि नहीं जाऊंगा, फिर कहता है कि मैंने गलती की, मैं पहले क्यों नहीं गया। नहीं तो सर, जो इदारे इदारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, जो वो नहीं देख रहे हैं कि ये सर जी इदारे यही माइंड है सेट ना, कहाँ जा रहे हैं। इदारे यही होते हैं ना। इदारे एफबीआर है टैक्स करेक्शन के लिए, इदारे जो वफाक के जो डिवीजन जिसको कहते हैं, फाइनेंस डिवीजन, फलानी कैबिनेट डिवीजन, लीग, इदारे तो यही है ना। और कौन से इदारे की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत है और होनी चाहिए सिविलियन हुकूमत। किस इदारे की बात कर रहे हो? जो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं मुल्क का, जो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनका क्या काम? जो उनका क्या फेडरेशन काम? को नुकसान आई एम पहुंचा सॉरी, रहा है, उनका जो नहीं, फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहा आई है, एम सॉरी, बात सुने जनाब, बात सुने। ये मुल्क है, सूबों और वफाक के मुझे माबीन। जवाब देने हाँ, दे, जवाब देने दे। हाँ। ये मुल्क है, इस मुल्क को इसी अवाम ने ही चलाना है, इस अवाम ने ही चलाना है, इसी अवाम ने ही चलाना है। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। रही बात, हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि जी कोर्ट हमसे क्यों पूछती है। आइन के तहत अख्तियारात आइन ने दिए, और बेजा पूछगिछ कभी जो होती है, हम तो कभी कभी उस पर भी एतराज करते हैं। नैब को क्यों कहते हैं? अरे भाई, किसी ने कोई दरखास्त की, किसी ने कुछ किया, आप क्यों पहुंच जाते हैं? ये क्यों कहते हैं हम? ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद हुकूमत टक्का खर्च करती है। अगर पार्लियामेंट मंजूरी ना दे तो हुकूमत को टक्का खर्च करने की भी इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट
ओके निसार साहब, प्रोग्राम का अब पार्लियामेंट को आप करो मजबूत और पार्लियामेंट के सामने सब कुछ पेश करो, जहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है, जहां स्टैंडिंग कमेटियां भी है, जहां हाउस भी है, सब कुछ है, उसके सामने सब कुछ पेश करो, मॉनिटर कर सकते हैं। ओके सर, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, अपने प्रोग्राम का वक्त पूरा होता है। अपने मेज़बान गुलशन शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।